नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पश्चिमी सिंहभूम में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों पर तीसरी आंख रखेगी नजर। बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से आयोजित इस परीक्षा के सफल संचालन को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी आनंद मित्तल ने बैठक की। इस बैठक में जहां कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए, वहीं इस जिले में परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। बताया गया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए कुल 73 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें मैट्रिक के 45 और इंटर के 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 28,479 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके तहत मैट्रिक परीक्षा में जिले के कुल 17,159 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के कला संख्या में 8,270, वाणिज्य संख्या में 1634 और विज्ञान संख्या में 1440 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। डीसी ने कहा कि सभी को निर्देशित किया गया है कि जैक द्वारा निर्धारित समय पर ही परीक्षा शुरू हो तथा सभी परीक्षार्थी को एक समान माहौल उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्नत बीज और बेहतर मशीन से पाकुड़ में बेहतर होगी जूट की खेती, 40 किसानों को मिला प्रशिक्षण। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 11 मार्च 2023 को पुराना डीसी कार्यालय परिसर भवन में चार्ट हॉट फार्मर प्रोड्यूसर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने जूट की उन्नत खेती के लिए मास्टर ट्रेनरों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया। वहीं सखी मंडल के 674 समूहों के बीच 3 करोड़ 37 लाख रुपए का वितरण किया। मौके पर डीसी वरुण रंजन, डीडीसी सईद अख्तर, डीपीएस प्रवीण मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, वरिष्ठ कांग्रेस सेमुनुअल इस्लाम सहित अन्य मौजूद थे। कार्यालय में उपस्थित जूट किसानों और सखी दीदियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इलाके में जूट की पैदावार हमेशा से अच्छी रही है। मेरे मन में इन किसानों के लिए हमेशा से कुछ करने का सोच रहा है। खेती के विकास को लेकर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसमें उन्नत बीज को लेकर मशीनों का विकास शामिल है। धान और अन्य अनाजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जूट के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद डीसी वरुण रंजन और JSLPS के माध्यम से इन किसानों के लिए योजना बनाई गई और उन्हें अमली जमा पहनाने का काम शुरू हो गया है। नियुक्ति परीक्षा में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत शामिल है। भोजपुरी, मगही समेत ये 7 भाषाएं बाहर है। बता दें कि राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। बता दें कि पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं की सूची थी। अब राज्य व जिला स्तरीय दोनों ही तरह की परीक्षाओं के लिए चयनित 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होगी। इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंक की होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पीय होंगे। डॉक्टरों की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गलती इंसान से ही होती है। एमओ का निबंधन लिया वापस। बता दें कि रिम्स टीचर एसोसिएशन और सीनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमओ अनीश कुमार और सिस्टर इंचार्ज विद्या कुमारी का निबंधन वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों के विरोध पर शनिवार को अधीक्षक डॉक्टर हरिंदर बिरुआ सहित अन्य सीनियर डॉक्टरों के साथ अपने आवास पर बैठक की। इसमें रिम्स में सुधार के सभी बिंदु पर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों को बताया कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जब व्यक्ति सुधरने को तैयार है तो उसे मौका अवश्य देना चाहिए। मंत्री के आदेश पर रिम्स प्रबंधन ने निलंबित आदेश को रद्द कर शोक को जारी कर दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को जीबी की बैठक के बीच रद्द कर स्वास्थ्य मंत्री, सांसद संजय सेठ और काके विधायक समरीलाल ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण में मरीजों के बेड पर चादर और कंबल नहीं मिले थे। इसके बाद मंत्री ने एमओ और सिस्टर इंचार्ज को निलंबित करने का आदेश दिया था। मंत्री ने कहा कि रिम्स के डॉक्टरों को मैंने बुलाया था ताकि कमियों की जानकारी प्राप्त कर उसमें सुधार किए जा सके। रांची के करीब 2 लाख लोगों को 20 से 25 दिनों तक झेलना होगा बिजली संकट। बता दें कि राजधानी में काके ग्रिड से जुड़े लगभग 2 लाख की आबादी को अगले 20 से 25 दिनों तक बिजली संकट झेलना पड़ सकता है। शुक्रवार को आंधी के कारण गिरे हुए बिजली टावर को बनाने में काफी समय लगेगा। इस दौरान ग्रिड से जुड़े लोगों को 75 मेगावाट की जगह 30 से 35 मेगावाट की बिजली उपलब्ध हो सकेगी। बता दें कि हाटिया ग्रिड से अचानक 2 सर्किट ब्रेकडाउन हो जाने के बाद सारा दबाव तीसरे सर्किट पर आ गया। यह सर्किट काफी पुराना है और वर्तमान में काके ग्रिड का पूरा लोड नहीं सह
सकता। इधर ट्रांसमिशन टावर गिरने के 24 घंटे बाद भी स्थिति ज्यादा नहीं बदली है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का प्रयास है कि जिन जगहों पर टावर जमीन पर गिरे हैं उसे किसी तरह से एंटी थेफ्ट चार्ज कर दिया जाए। इससे कीमती तारों और उपकरणों की चोरी होने का खतरा फिलहाल टल जाएगा। टावर नंबर 78, 81, 98 और 99 के हाई वोल्टेज तारों को स्पैनिंग और उसे दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम खराब मौसम के बीच काकीगिरिड को हटिया वन से जोड़ने वाली 132 kV संचरण लाइन से जुड़े 4 ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त हो गए थे। झारखंड में बढ़ा नए वायरस का खतरा, हर दिन मिल रहे हैं 1 से 2 मरीज। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील। बता दें कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह पीछा नहीं छूटा है, जबकि इसी बीच राज्य में नए वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लैब संचालकों की माने तो पिछले कुछ दिनों से इस वायरस से पीड़ित मरीज बढ़े हैं। हर दिन 1 या 2 मरीजों के सैंपल में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो रही है। हालांकि यह वायरस बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए उतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन बीमार लोगों और बुजुर्गों के लिए यह घातक हो सकता है। चिंता की बात इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश में इस वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। रांची में हर साल बढ़ रहे हैं करीब 1 लाख वाहन, पर सड़कों की चौड़ाई 10 की 10। जाने पूरी रिपोर्ट। दरअसल बता दें कि सड़क जाम से लोग परेशान हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बदतर हो गई है। हाल यह है कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। पिछले 22 सालों में सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ी, लेकिन गाड़ियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। रांची में वाहनों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हाल यह है कि हर साल औसतन रांची में 97,817 वाहन बढ़ रहे हैं। 2022 में रांची में 96,267 वाहन, 2021 में 90,592 वाहन, 2020 में 94,876 वाहन और 2019 में 1,09,535 वाहनों की बिक्री हुई है। जबकि रांची में कुल निबंधित वाहनों की संख्या 13.83 लाख पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ ग्रोथ काफी बढ़ा है। इस कारण वाहन की संख्या बढ़ी है, साथ ही आबादी भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन शहर में सड़कों की चौड़ाई बढ़ने के बजाय घट गई है, खासकर सड़क का अतिक्रमण के कारण यह स्थिति हुई है। इधर अधिकारियों का कहना है कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो सड़कों से वाहनों की संख्या कम भी हो रही है। गाड़ियों के 15 साल की अवधि में कबाड़ घोषित किए जाने के बाद कई गाड़ियां डंप की जा रही है, वहीं कई वाहन दूसरे राज्य में चले गए हैं। झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता शर्तें, 97,000 लोगों के हटाए गए नाम। बता दें कि झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इसकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हर राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया। विशेष अभियान के दौरान राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्रवाई की गई। मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। इनकी कुल संख्या लगभग 97,000 है। अभियान के दौरान अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितीकरण किया गया। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत 6 माह या इससे अधिक अवधि से खाद्यान्न उठाव न करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। देवघर और मधुपुर अनुमंडल में लगा धारा 144 लागू। जाने कारण बता दें कि झारखंड में 14 मार्च 2023 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवघर और मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर परीक्षा केंद्र नहीं जा सकते हैं। इस संबंध में DC सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश जारी किया है। DC सह जिला दंडाधिकारी श्री भजंत्री ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 14 मार्च 2023 से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देवघर और मधुपुर अनुमंडल में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कई नियम भी लगाए गए हैं। स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बढ़ाना अनिवार्य। बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बढ़ाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है कि ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मियों की जानकारी अपलोड किया जाए। स्कूलों में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनवरी 2023 से ही ऑनलाइन हाजिरी बढ़ाने पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अब शिक्षकेतर कर्मी और गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए मार्च से इसे अनिवार्य किया गया है। सभी स्कूलों को अपने यहाँ से ऐसे कर्मियों की जानकारी ई-विद्यावाहिनी पोर्टल व ऐप पर देनी होगी। इसमें पोर्टल व ऐप पर कर्मियों की ई-विद्यावाहिनी ID बनानी होगी। इस पोर्टल व ऐप पर वे ऑनलाइन हाजिरी बना सकेंगे, साथ ही ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट से छुट्टी ले सकेंगे।
झारखंड में खून की भारी कमी। 17 जिलों में हर महीने 18,820 यूनिट रक्त की जरूरत है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 24%। दरअसल आपको बता दें कि आपको या आपको जानने वाले को खून की जरूरत है तो खुद व्यवस्था कर ले, क्योंकि झारखंड में खून की भारी कमी है। ब्लड बैंक में जरूरत के अनुपात स्टॉक में काफी कम है। 17 जिलों में इसकी पड़ताल किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि राज्य में कुल 69 ब्लड बैंक है। इसमें से 17 जिलों के 49 ब्लड बैंक में सिर्फ 4,513 यूनिट ही खून का स्टॉक है, जबकि हर महीने 18,820 यूनिट खून की जरूरत होती है, यानी जरूरत का सिर्फ 24% खून ही उपलब्ध है। लातेहार, गुमला और दुमका के ब्लड बैंक पूरी तरह से खाली है, जबकि 4 जिला में 2 से 15 यूनिट तक रक्त उपलब्ध है। खून की कमी के कारण राज्य में लोगों की जान जा रही है। राज्य में हर साल करीब 3.5 लाख यूनिट रक्त की जरूरत है, लेकिन ब्लड बैंक डोनेशन से 2 लाख यूनिट ही कलेक्शन किया जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।